नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार ने इरादा कर लिया है कि इस बार वो अमित शाह को हैसियत बताकर रहेंगे और इसीलिए 14 नवंबर के बाद जिस दिन नतीजे आ रहे हैं उस दिन नीतीश कुमार अपने करियर का सबसे बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। एक ऐसा उलटफेर जिससे सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश चौंक जाएगा। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात कह रहे हैं बिहार के सबसे बड़े एक्सपर्ट, सबसे सीनियर लीडर और नीतीश कुमार से तकरीबन 12 साल सीनियर यशवंत सिन्हा कह रहे हैं। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं जो नीतीश कुमार को बीजेपी के फोल्ड में लाए थे आज से 2 दशक पहले। इस चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कम समय के लिए भी लेकिन नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी भी सैक्रिफाइस करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर बने, उसके बदले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाए और तेजस्वी उसमें पहले जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब यशवंत सिन्हा 1977 से लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, बल्कि नीतीश कुमार को तो वो बीजेपी के फोल्ड में, बीजेपी की तरफ लेके आए, गठबंधन कराने का सूत्रधार थे वो जेडीयू और बीजेपी में। बीजेपी के बिहार अध्यक्ष रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, देश के विदेश मंत्री रहे, मोदी से बहुत सीनियर हैं, बल्कि यूं कहूं कि गुजरात लॉबी की रग रग से वाकिफ और देश की राजनीति को भीतर तक समझते हैं। और यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव मोदी के लिए करो या मरो का युद्ध है। इट्स अ डू और डाई बैटल फॉर मोदी एंड शाह। और वो कह रहे हैं कि अगर बिहार मोदी के हाथ से निकला तो मोदी की दिल्ली हिल जाएगी। लीजिए, एक परिस्थिति ऐसी आए कि एक महागठबंधन की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए लोकसभा, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव होगा तो उसमें खेल की बहुत गुंजाइश है, खास करके ये जो उनके 2 सपोर्टिंग पार्टीज हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। तो इसीलिए बिहार के चुनाव के नतीजों से ये लोग बिल्कुल सहमे हुए हैं, गुजरात लॉबी सहमी हुई है और इस कोशिश में है कि किसी भी तरह बिहार को जीता जाए और इनका कम्युनल एजेंडा वहां काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैं सीधे आपको यशवंत सिन्हा के पास ले चल रहा हूँ। सिर्फ एक गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को गौर से सुनिए, क्योंकि बिहार की असली और अंदर की तस्वीर इस बेखौफ शख्सियत से आपको पता होने जा रही है। मेरा जो पहला सवाल सिन्हा साहब ये है, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न चीफ मिनिस्टर, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और लालू नीतीश आते थे हाजिरी लगाने, तब से आप उनको जानते हैं, अमित शाह और मोदी को भी जानते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई किरदार नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है पॉलिटिक्स का बिहार में इस वक्त जिसकी रग रग से आप वाकिफ ना हो। मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी आगे हैं, राहुल गांधी आगे हैं, महागठबंधन आगे है, या फिर एनडीए उसको ओवरटेक कर रहा है, और या यूं कहूं, बहुत साफ तौर पे कह दूं कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह अमित शाह इस चुनाव को जीतना चाहेंगे और क्या जीत भी सकते हैं? आपने जो अंतिम प्रश्न पूछा उसी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल बिहार के लिए। और मुझे लगता है कि जो गुजरात लॉबी है मोदी शाह की, उसका भविष्य जो है वो इस पर निर्भर करेगा कि बिहार के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। अगर वो बिहार का चुनाव हार गए तो फिर उनकी जो भारत में सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और इसीलिए वो लोग जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह बिहार के चुनाव को जीता जाए। आपने देखा कि चुनाव आयोग उसमें उनका पूरा सहयोग कर रहा है और एसआईआर जो हुआ उसमें पता नहीं 60-65 कितने लोगों को निकाल दिया, जो कई लाख 65 लाख, हाँ, कई लाखों लोगों को वोटरों किनारे कर दिया, डिलीट कर दिया। और वो वही लोग थे जानकारी के मुताबिक जिनके बारे में इनको शक था कि वो वोट करेंगे
महागठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए नहीं वोट करेंगे। तो अब पूरे देश में चूंकि अब एसआईआर हो रहा है, तो पहली बार बिहार के चुनाव में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है गुजरात लॉबी के द्वारा कि सब कुछ शुरू से ही ऐसा गड़बड़ कर दो कि जो सामने वाली पार्टी है या गठबंधन है वो चुनाव जीत ही नहीं पाए। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि आज के दिन गठबंधन जो है, तेजस्वी जो इसके लिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो गठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन जब तक कि मार्जिन दोनों का, मैं ये इस तरह बताऊंगा आपको कि मान लीजिए कि मार्जिन बहुत कम है तो फिर गुजरात लॉबी हावी हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि मार्जिन इतना हो कि उनके हावी होने के बावजूद भी वो इस फासले को पूरा नहीं कर पाए। और ये तभी संभव होगा जबकि बिहार की जो जनता है और जो गुजरात लॉबी का समर्थन, बीजेपी का समर्थन नहीं करना चाहती है, वो बड़ी संख्या में निकले और अपने वोट का प्रयोग करें। और दूसरा कि लोग इतने चौकस रहें, इतने सावधान रहें कि चुनाव के टाइम में गड़बड़ी नहीं हो। आप जानते हैं कि हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन का एक डायरेक्टिव जाता है हर रिटर्निंग ऑफिसर को, और इस केस में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सब डिविजनल ऑफिसर है, कि वो रिजल्ट उस समय तक नहीं डिक्लेयर करेंगे जब तक चुनाव आयोग से उनको अनुमति इस बात की नहीं मिल जाती है। तो सारा रिजल्ट आएगा चुनाव आयोग के सामने। वो एक स्थिति है जिसमें कि ये लोग चाहें तो भयंकर गड़बड़ी कर सकते हैं, जीते हुए उम्मीदवार को हरा सकते हैं, हारे हुए उम्मीदवार को जिता सकते हैं, और जो पार्टी है या जो उम्मीदवार है जीतने वाला, उसके पास उस समय कोई भी रिकोर्स नहीं होता है, कोई भी उसको रास्ता नहीं है कि वो इस बेईमानी को रोक सके। तो इतना भयानक गड़बड़ी ये लोग कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, इससे सावधान रहने की बिहार की जनता को जरूरत है। मतलब जो आप हो रही है, सिन्हा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो अंतर है, जो मार्जिन है, वो इतना नहीं होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा मार्जिन होगा, जितना ज्यादा अंतर होगा, उतना ही चांसेस कम होंगे बेईमानी करने के। अगर कम मार्जिन होगा, मान लीजिए 2000 वोट से कोई आगे है, तेजस्वी का उम्मीदवार, राहुल गांधी का उम्मीदवार, या 4000 से आगे है, तो वो ये मैनेज कर लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। वो बिल्कुल इसको मैनेज कर लेंगे। जहां कम अंतर है वहां पर वो एक तो चुनाव के समय, ये देखिए इन लोगों का डिटेल प्लानिंग जो है उसमें ये हर बूथ की जानकारी रखते हैं, ये हर विधानसभा की जानकारी रखते हैं डिटेल में। तो इसलिए मान लीजिए कि कोई विधानसभा महागठबंधन 2000 वोट से जीत रहा है, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसके वोट को कम किया जाए, अपने वोट को किसी भी तरह नाजायज मीन्स से भी उसको बढ़ाया जाए, और 2000 के वोट का जो फासला है उसको भर दिया जाए, पाट दिया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं चुनाव में, तो फिर जब काउंटिंग होगा उसमें ये गड़बड़ कर सकते हैं। ओके। हाँ, काउंटिंग में गड़बड़ कर सकते हैं, और काउंटिंग के लिए जब चुनाव आयोग के पास सारे आंकड़े जाएंगे तो चुनाव आयोग जो बैठा है कसम खा के कि गुजरात लॉबी को ही जिताएंगे, तो वो वहां पर गड़बड़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि वहां पर अगर डिक्लेयर कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि दीपक शर्मा नहीं जीते, यशवंत सिन्हा जीत गए, तो दीपक शर्मा के पास कोई रिकोर्स नहीं है, कोई उपाय नहीं है उस बात को रोकने का। वो बाद में आप इलेक्शन पिटीशन लेकर जाइए कोर्ट में और जो कुछ करते रहिए, लेकिन इसी बीच में आप हार गए चुनाव, और दूसरा आपका जो प्रतिद्वंदी है वो जीत गया। एक बड़ी बात सिन्हा साहब आपने कही, और क्योंकि आप बिहार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, बाद में आप देश के विदेश मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, अमित शाह हो या फिर मोदी जी हो। एक जमाना ये भी था यशवंत साहब कि मोदी और अमित शाह से सीधे मिल नहीं पाते थे,
उनको पर्ची देनी पड़ती थी, आपके दफ्तर के बाहर बैठते थे। अब आपने जो बातें बताई हैं उसमें जो मुझे कंक्लूजन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि महागठबंधन को ज्यादा लीड लेनी होगी, ज्यादा अंतर से जीतना होगा। अगर अंतर कम रहा तो आप कह रहे हैं बेईमानी होगी और कुछ भी खेल हो सकता है, काउंटिंग में भी और वोटिंग में भी। अब मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तो नीतीश कुमार को भी जानते हैं, 1977 से जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और बाद में मंत्रिमंडल में आपके वो साथी भी थे वाजपेयी सरकार में, और जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने उसमें भी आप थे वहां। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार को साजिश के तहत, ये वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं, साजिश, कॉन्स्पिरेसी, क्या कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह और मोदी हैं, ये उनको बाहर करना चाहते हैं, रिटायर करना चाहते हैं, उनकी पारी को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब मोदी जी का रोड शो हुआ पटने जी, में, तो उस रोड शो में नीतीश कुमार नहीं गए। जी, नीतीश कुमार को पूरा अंदाज है इस बात का कि चुनाव में अगर ये लोग जीत गए और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई या नहीं भी मिली, तब भी नीतीश कुमार को अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो इस समय इन लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं, जैसा कि आप रोज देख रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी, अभी, जी, और वो बात ये है कि इस चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कम समय के लिए भी, लेकिन नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओह माय गॉड, ये बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अगर 60-65 सीटें नीतीश बाबू की आई और उधर लालू का लड़का, आपके लिए तो लड़का ही है वो, भाई लालू आपसे इतने जूनियर हैं तो फिर तेजस्वी क्या है, तो उधर तेजस्वी अगर वो भी 65-60 या 70 सीट ले आया तो आप ये कह रहे हैं कि लालू नीतीश फिर से एक हो जाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, मोदी मैं को बाहर रखने बिल्कुल के लिए? हाँ, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए महागठबंधन ये सैक्रिफाइस करेगा कि तेजस्वी के बदले, और तेजस्वी भी सैक्रिफाइस करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर बने, उसके बदले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाए, और तेजस्वी उसमें पहले जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, और सरकार जो है वो महागठबंधन की बन जाए विथ नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर। ओके, अगर ऐसी स्थिति आती है, यशवंत जी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन बताएगा, राजनीति को भी समझते हैं, सारे किरदारों को भी समझते हैं। मान लीजिए नीतीश बाबू ने सोचा, पर्दे के पीछे लालू से बात हो गई, उनकी वैसे भी बातचीत हो रही है, और नीतीश कुमार चले गए महागठबंधन की तरफ जैसे पहले गए थे, और सरकार बन रही है उनकी, नंबर कह रहे हैं। इस बीच अगर अमित शाह, लल्लन सिंह जैसे लोग या संजय झा जैसे लोग, ये जो आज की तारीख में विभीषण के रोल में है, कहीं ना कहीं अमित शाह की गोद में बैठे, इनके जरिए अगर जेडीयू की पार्टी ही तोड़ दी, पार्टी ही स्प्लिट करा दी, फिर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अमित शाह नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने के लिए ऑल आउट जाएंगे? वो जाएंगे अगर नीतीश कुमार उनके चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब वो पार्टी जी, तोड़ेंगे नीतीश कुमार को, उनको अपदस्थ करेंगे। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं और महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो जिनका नाम आपने लिया जेडीयू के जो लोग हैं, उसमें संजय झा हैं, लल्लन सिंह जी। इसमें दम नहीं है उन दोनों में कि वो जेडीयू को तोड़ सके। ये दम ओके, नहीं है। वो अगर आज के दिन अगर कहीं उम्मीद ये दिख रहे हैं मजबूत किरदार निभाते हुए, तो इसीलिए क्योंकि वो नीतीश के साथ है, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, इन दोनों के पास वोट बैंक नीतीश के पास है, और नीतीश के वोट बैंक पर ये मौज करते हैं, इसलिए नीतीश को छोड़कर अलग होते हैं तो इनका कोई वोट बैंक इनके साथ नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो मोहम्मद आरिफ खान है, उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे लगता है 30-40 साल से जानते होंगे मोहम्मद आरिफ खान को आप। मोहम्मद आरिफ खान जो केरल के गवर्नर थे, जानबूझ के उनको बिहार लाया
कि उनकी सरपरस्ती में चुनाव, क्या मोहम्मद आरिफ खान भी खेल कर सकते हैं मोदी और शाह के इशारे पे? क्या राजभवन, राज्यपाल, गवर्नर वो खेल कर सकता है? क्योंकि वो भी मोदी के आदमी हैं, गवर्नर भी। बिल्कुल खेल कर सकते हैं, और आरिफ मोहम्मद खान अगर राजभवन में वहां बैठे हैं तो पूरी तरह से खेल करने की कोशिश वो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर जी, चुनाव के नतीजों के आने के बाद नीतीश कुमार और महागठबंधन एक साथ हो जाते हैं तो फिर कोई खेल संभव नहीं होगा, क्योंकि इतना ब्लेटेंटली वो गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। अगर मार्जिनल, जैसे मैंने कहा पहले, जी। मार्जिनल है तब गड़बड़ कर सकते हैं, मार्जिनल नहीं है तो गड़बड़ नहीं होगा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 2-4 सीटों का अंतर है, 5-10 सीटों का अंतर है, तो फिर गड़बड़ी की गुंजाइश है। लेकिन अगर हाँ, अंतर ठीक-ठाक है, मान लीजिए 60-65 सीटें जो हैं वो नीतीश बाबू की हैं, 60-65 सीटें वो तेजस्वी लेके आता है, उधर कांग्रेस भी 15-20 सीट लिया है, जो वामपंथी पार्टी वो भी 10-15 सीट लाती हैं। ठीक-ठाक संख्या है तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही कुछ गवर्नर कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। एक और सवाल है, सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये 10-10 हज़ार रुपए बाँटे गए, महिलाओं की हथेली पे रखे गए कि भाई आप अपना जीविका शुरू करिए। फिर मुझे ये भी पता लगा कि किसानों को भी पैसा खूब बाँटा गया है। आज की तारीख में जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, हमें ग्राउंड ज़ीरो से मिल रही हैं कि घर-घर जो है लिफ़ाफ़े जा रहे हैं और लिफ़ाफ़ों में पैसा है, हरे-हरे नोट हैं। ये जो पैसा बाँटा जा रहा है, क्या इसका असर होगा या बिहार की पब्लिक पैसा तो रख लेगी जेब में, वोट इनको नहीं देगी, वोट समझदारी से देगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बार पहले भी ये हो चुका है, जब नीतीश और लालू इकट्ठे लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, तो उस समय गुजरात से लोग आए बड़ी संख्या में, और बिहार के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में बैठे खुद वो ओके, बिहारियों को उन्होंने, हाँ, बिहारियों को ट्रस्ट नहीं किया, गुजरात के लोग पैसे लेकर आए और वो खुलेआम पैसे बांट रहे थे। जो कार्यकर्ता थे जिनको तोड़ना चाहते थे लालू और नीतीश के, उन्होंने क्या किया, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी यही किया कि उन्होंने पैसे ले लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया पैसा लेकर, और लालू और नीतीश के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पैसा लेकर वोट उनको नहीं दिया। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि गुजरात लॉबी जो है और मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो बिहार को नहीं समझती है। बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, और वो इतने दक्ष हैं, इतने माहिर हैं पॉलिटिक्स में, कि इन दोनों को ठिकाने लगा देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, और एक बार ऐसा कर चुके हैं वो। इसलिए पैसा ये लोग जितना बांटे हैं, पैसा बांटने से, जैसा मैंने कहा कि मार्जिनल है तब ये ले जाएंगे, अगर मार्जिनल नहीं है, अंतर काफी है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। इस वक़्त जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तेजस्वी की रैली में बहुत भीड़ आ रही है और ख़ासकर जो जेन ज़ी है, जो 18 साल से लेकर 28 साल का वोटर है, वो यशवंत जी बहुत दिख रहा है। झंडे लेकर, कैमरा लेकर, आगे-पीछे नारेबाज़ी जो है वो कहीं न कहीं लैंप पोस्ट पर चढ़ जा रहे हैं, स्टेज पर चढ़ रहे हैं, बड़ा जोश है उनके अंदर और ये भीड़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक तरफ तो तेजस्वी यादव के पास मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, 18-19% वोट है। क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट सब एक साथ लड़ रही तो मुस्लिम वोट तो स्प्लिट नहीं हो रहा है। हालाँकि कोशिश अमित शाह कर रहे हैं उसको स्प्लिट कराने की। दूसरी तरफ 14% यादव इंटैक्ट है पूरी तरह से और ये जो जेन ज़ी वोट है, ये भी तकरीबन 24-25% वोट है। क्या आपको लगता है कि अगर जेन ज़ी शिफ्ट होता है, ये जो यूथ वोटर शिफ्ट होता है रोजगार के नाम पर, तो मुस्लिम, यादव, फिर कुछ मल्लाह, कुछ और उनके वोट और प्लस ये यूथ वोट, क्या एक बड़ा चंक तेजस्वी को मिल रहा है? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल उनको मिल रहा है। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि मैं एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता था बिहार का, और ये जो जेडीयू के साथ इनका गठबंधन है वो हम ही ने अपने टाइम में शुरू किया था। अच्छा, आपने शुरू किया? ओके, हाँ, ओके। मैंने ही शुरू किया था जी, उस मुझे नहीं समय। मालूम था।
हाँ चलिए आप नीतीश कुमार को बीजेपी में लेके आए, हाँ ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार को आप खुद ही बता रहे थे मुझे कि 1977 से आप जानते हैं, हाँ। ठीक, तो जी, उस समय ये था, हम लोगों के सामने जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि लालू को हराओ, और लालू जी, को हराने में बीजेपी और नीतीश इकट्ठे आ जाए तो फिर एक चांस बनता था लालू को हराने का, और बना भी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि समहाउ समहाउ बिहार में जो बीजेपी की जड़ें हैं वो उतनी मजबूत नहीं हो पाई हैं जितना लेट से उत्तर प्रदेश में हो गया या गुजरात में हो गया या मध्य और प्रदेश कहीं। में हो गया, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो ज्यादा कास्ट में डिवाइडेड है, वो कम्युनल डिवाइड को नहीं स्वीकार किया उसने। तो ये जो ओके, कम्युनल डिवाइड के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती थी वो बिहार में सफल नहीं हो पाई। और इसीलिए एक तो दूसरी बात यह है कि अगर उनके उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं श्रीमान नीतीश जी, तो यूथ का जहां तक सवाल है तो तेजस्वी कहीं उनसे आगे है जी, यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो इसलिए लाख जंगल राज और ये सब, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, आपने देखा होगा। केवल जंगल राज की याद दिला रहे हैं, केवल जंगल राज की याद दिला रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो प्रधानमंत्री ने हद ही कर दी कि 2001 का एक केस लेकर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि ये जंगल राज का उदाहरण है, देखो जंगल राज फिर आ जाएगा। तो जंगल राज इज नॉट वॉशिंग विद द पीपल ऑफ बिहार। ओके। और इनका सारा जो अप्रोच है बिहार चुनाव जीतने का, वो कहीं पर भी सफल होता मुझे नहीं दिख रहा है। जी, ये जो मोकामा में जो अनंत सिंह के हाथों ये जो दुलार चंद की हत्या हुई, जो आरजेडी के नेता थे, क्या इसके बाद यादवों में ऐसा देखा जा रहा है, काफी प्रतिक्रिया है, ये जो मर्डर है जिसमें बहुत देर में अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया, मजबूरी में अरेस्ट किया गया, क्या आपको लगता है कि ये जो मर्डर है इसका भी एक बैकलैश देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका नुकसान डबल इंजन की सरकार बीजेपी को उठाना पड़ेगा? देखिए, एक तो यह है कि वो जो जंगल राज का प्रचार कर रहे हैं कि जंगल राज लौट आएगा, तो जंगल राज तो इनके टाइम में ही आ गया। जिस तरह वो मोकामा का मर्डर हुआ जी, उसमें, और उसमें इन्वॉल्व हो गए जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं जी, और अनंत सिंह, जेल चले गए, तो जंगल राज तो ऑलरेडी आ गया। इससे और बड़ा प्रमाण जंगल राज का बिहार में हो ही नहीं सकता है जिस तरह दिन दहाड़े उसका मर्डर किया गया। और उसके बाद मुझे बहुत अफसोस है इस बात को कहते हुए कि जिस तरह भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह जी वहां गए और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उससे तो बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जंगल राज ही इनका उद्देश्य है। और ये अगर सत्ता में आ गए, अभी तो इलेक्शन कमीशन का राज वहां चल रहा है, जी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर जरूर हैं लेकिन राजपाट चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। तो ये आएंगे तो जंगल राज यही लोग लाएंगे, लालू और उनका लड़का तेजस्वी ये जंगल राज नहीं लाएंगे, बीजेपी और जेडीयू ये जंगल राज लाएंगे। और मोकामा ने यह साबित कर दिया। क्या आपको लगता है लल्लन सिंह को नहीं जाना चाहिए था? नहीं नहीं, आप कुछ सवाल केंद्रीय ही नहीं। मंत्री, एक केंद्रीय माफिया के लिए मंत्री, वहां कन्वेंसिंग करने जा रहे हैं, कैंपेन करने जा रहे हैं, जो जेल चला गया मर्डर में। उसके उसके समर्थन में वो जा रहे हैं वहां पर, और वहां पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं मर्डर को। पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर जो पत्थर होता है वो वहां पर ताल में कैसे आया। इस तरह की बातें इनके द्वारा, जो केंद्र में मंत्री हैं भारत सरकार, उनके द्वारा उठाना क्या उचित है, जबकि पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। जी, मतलब इट वाज, मतलब इनकरेक्ट टू गो देयर, ब्लंडर था एब्सोल्युटली, वो। बिल्कुल। और उसका बहुत असर पड़ेगा पूरे बिहार पर के चुनाव पर। सर एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, तो आपने बता दिया, आपने चीजें कुछ क्लियर कर दी कि भाई तेजस्वी आगे चल रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बीजेपी की पोजीशन टाइट है, नीतीश जो है पाला बदल सकते हैं, लेकिन मार्जिन ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा अंतर से जीतेंगे तो बेईमानी का जो है स्कोप कम रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं और वैसा ही हो जाए,
बेईमानी की गुंजाइश कम रहे, पब्लिक जो है खुलकर जो है तेजस्वी के साथ खड़ी हो जाए और बिहार निकल जाए मोदी के हाथ से, बिहार चला जाता है, बिहार हार जाते हैं, तो फिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा था यशवंत जी। देखिए, तब बिहार अगर ये हार जाते हैं तो दो परिस्थिति में हारेंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ। एक तो ये है कि महागठबंधन जिसको तेजस्वी लीड कर रहे हैं उसको एकदम इतना स्पष्ट बहुमत में कि ये लाख प्रयत्न कर लें, उसकी सरकार बनने से नहीं रोक सकते हैं। तब नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जेडीयू का जो समर्थन है केंद्र को, वो मुझे लगता है कि संशय में पड़ेगा। अगर वो संशय में पड़ता है तो चंद्रबाबू नायडू जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और माहिर हैं पाला बदलने में, चंद्रबाबू नायडू को भी पाला बदलने में टाइम नहीं लगेगा और इस तरह इनकी जो मेजॉरिटी है केंद्र में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो मेजॉरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ओके। हाँ, उसके बाद फिर आसान हो जाएगा कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ मतलब लाया जाए। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के हाथ से, मोदी के हाथ से बिहार निकला तो फिर जेडीयू में दरार पड़ेगी, और जेडीयू में अगर दरार पड़ती है तो इस मौके का इंतजार नायडू बाबू भी कर रहे हैं, नायडू बाबू भी खेल कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये आप कह बिल्कुल रहे कर सकते हैं। और मान लीजिए एक परिस्थिति ऐसी आए कि एक महागठबंधन की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए लोकसभा, तो वोट ऑफ हैं नो जी। कॉन्फिडेंस जब मूव होगा तो उसमें खेल की बहुत गुंजाइश है, खास करके ये जो उनके दो सपोर्टिंग पार्टीज हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। तो इसीलिए बिहार के चुनाव के नतीजों से ये लोग बिल्कुल सहमे हुए हैं। गुजरात लॉबी सहमी हुई है और इस कोशिश में है कि किसी भी तरह बिहार को जीता जाए, और इनका तो कम्युनल एजेंडा वहां काम नहीं कर रहा है। जी, तो मैं क्या मानूं आखिर में सवाल कि ये जो बिहार का चुनाव है मोदी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या नीतीश बाबू के लिए इम्पोर्टेंट है, या तेजस्वी जिनको पहली बार मुख्यमंत्री बनना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है? ये सबसे ज्यादा ये चुनाव करो या मरो, डू और डाई बैटल किसके लिए है? दोनों तरफ के लिए है, जिसमें जितने किरदार हैं उनके लिए भी, जिनका नाम आपने लिया, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वहां पर चेंज होता है, बिहार में परिवर्तन होता है, तो उसका जी। सीधा असर केंद्र की सरकार के ऊपर पड़ेगा। और ये बात गुजरात लॉबी जानती है और इसलिए जी जान से लगी हुई है कि किसी भी तरह बिहार के चुनाव को जीता जाए। किसी भी कीमत पर दोस्तों, किसी भी कीमत पर मोदी और शाह के लिए बिहार जीतना बेहद जरूरी है, डू और डाई है उनके लिए बैटल। और यशवंत जी कह रहे हैं कि भाई अगर ये चुनाव नहीं जीता मोदी ने तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, जेडीयू जो है उसका समर्थन संशय में पड़ेगा। ये जो लल्लन सिंह टाइप के लोग हैं या संजय झा जैसे लोग हैं जो इस वक्त अमित शाह की गोद में बैठे, इनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। उधर लालू और नीतीश एक हो सकते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में नायडू भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, और आगे का जो पथ है दुर्गम होगा मिस्टर मोदी के लिए। एक और बात इन्होंने बड़ी कही कि तेजस्वी जो है कहीं ना कहीं उसके लिए यूथ का एक सपोर्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है। मुस्लिम और यादव उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। लेकिन एक नसीहत दे रहे हैं यशवंत सिन्हा, जो आप कह सकते हैं लालू से भी सीनियर हैं, नीतीश कुमार से भी सीनियर हैं, और बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक नसीहत दे रहे हैं महागठबंधन को कि आप जीतिए लेकिन बिग मार्जिन से जीतिए। अगर अंतर बड़ा है तो बेईमानी की गुंजाइश कम है और तब चांसेस बन सकते हैं। यशवंत जी, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने जो रोशनी डाली है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं जल्दी जब ये फर्स्ट फेज की वोटिंग होती है या सेकंड फेज की, मैं फिर आपसे एक बार बात करूंगा, क्योंकि बिहार के आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे, आप केंद्रीय मंत्री रहे, आप बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे, आपने ही जेडीयू बीजेपी का समझौता कराया, और आज की तारीख में कहीं ना कहीं आप सबसे क्रिटिकल वॉइस हैं, बेखौफ आवाज है इस गुजरात लॉबी के खिलाफ। थैंक यू सो मच एंड आई सल्यूट यू सर फॉर योर ब्रेवनेस एंड योर करेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।